बीए सेकंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पहले भी अपनी बीए सेकंड ईयर की कुछ ऑफलाइन क्लासेस हो चुकी थी, लेकिन महाविद्यालय का चुनाव आयोग द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कारण अब ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं 19 तारीख तक, और अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो पहले जब बीए सेकंड ईयर की ऑफलाइन क्लासेस लगी थी तो उसमें सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था ये प्रारंभ किया गया था। 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्था और सेकंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ टॉपिक जैसे भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, ये टॉपिक जो ऑफलाइन क्लासेस में करवा दिए गए थे। उसी कड़ी में जो आज अपना टॉपिक है वह है नीति के निर्देशक तत्व। यद्यपि शॉर्ट नोट्स जो हैं मैंने स्क्रीन पे शो कर दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस टॉपिक को समझेंगे। नीति के निर्देशक तत्व जिस तरीके से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करने की बात की गई थी, प्रस्तावना भी हमने पहले ऑफलाइन क्लासेस में कर लिया था। समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि लोगों को दिलाने की बात कही गई थी। उसी को चरितार्थ करने के लिए नीति के निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी। नीति के निर्देशक तत्वों को अपनी साधारण भाषा में समझें तो एक नैतिक संदेश की तरह हैं। जिस तरीके से हमारे घर पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें कुछ नैतिक बातें बताते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें कुछ वो नैतिक बातें बताते हैं कि हमें इस तरीके का आचरण करना चाहिए, और उनकी नैतिक बातें अगर हम मानते हैं तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल होते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। ऐसे ही ये कुछ नैतिक बातों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में कि अगर राज्य उन नैतिक तत्वों को मानेगा और इन नैतिक तत्वों के हिसाब से काम करेगा तो निश्चित रूप से राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य होगा। जो राज्य का मेन उद्देश्य है लोक कल्याण, लोक जनता का कल्याण। राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण है और जनता का कल्याण अगर वह नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वह लोक कल्याणकारी राज्य बन पाएगा। नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। ये जो तत्व हैं वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये नीति के निर्देशक तत्व ही वास्तव में लोकतंत्र को सही अर्थ में लोकतंत्र बनाते हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की ये स्थापना करते हैं और इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही कोई न कोई राज्य लोक कल्याण की ओर अग्रसर होता है और लोक कल्याणकारी राज्य बनता है। अगर राज्य इन नियमों का पालन नहीं करता है तो राज्य पे किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य नियमों का पालन करेगा तो अवश्य ही वह लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बहुत से विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे केटी शाह ने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि राज्य जो है वो इनको माने या न माने ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। नसीरुद्दीन जी ने कहा था कि ये नववर्ष के वादों की तरह हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। ये एक सिर्फ संविधान में लिखे हुए वादे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी जो है इन निर्देशक तत्वों का बहुत महत्व है। अब इन्हें आर्टिकल वाइज एक एक आर्टिकल से इन्हें समझेंगे कि इनका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन है। तो क्या क्या इन अनुच्छेद में नीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। देखो, सबसे पहले है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंदर क्या क्या शामिल होंगे। भारत सरकार एवं संसद है, प्रत्येक राज्य की सरकार व विधानमंडल है, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत,
यूपीएससी, एलआईसी, ओएनजीसी, एफसीआई, ऐसी बहुत सी संस्थाओं का इसमें वर्णन दिया गया है और आर्टिकल 36 में बताया गया है कि राज्य में क्या क्या शामिल हैं। इनका विस्तृत विवरण जब आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें मिल जाएगा। आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया कि इन नीति के निर्देशक तत्वों को किसी भी तरीके की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ये केवल राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इसलिए राज्य इनको माने या ना माने, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता या कानूनी दावा नहीं कर सकता कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमें प्राप्त नहीं हुए, इन चीज़ों को लेकर कोई वाद दायर नहीं कर सकता, क्योंकि नीति के निर्देशक तत्वों को किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 37 में जो है वह मुख्य रूप से ये बात कही गई है कि ये है नीति के निर्देशक तत्व कानूनी मान्यता नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि ये राज्य का ये कर्तव्य जरूर होगा कि कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखे। और ये नीति के निर्देशक तत्व देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत स्थान रखते हैं, क्योंकि अगर कानून बनाते समय इन निर्देशक तत्वों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कानून जो है वो लोक कल्याणकारी होंगे और जनता के हित में होंगे। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है। देखिए, उस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ये राज्य का, जैसे हम लोगों को ये कह दिया जाता है कि आपका ये कर्तव्य है कि आपको माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए या उनकी बात माननी चाहिए, स्कूल में या कॉलेजेस में गुरुजनों की बात माननी चाहिए। ये नैतिक निर्देश होते हैं। हालांकि इनके लिए कोई बड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन ये नैतिक बातें हैं कि अगर आप इन्हें मानते हैं तो आप अच्छे और संस्कारी बालक बनते हैं, और अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी की ऐसी नैतिक बातों के लिए कहा गया है कि राज्य भी जो है अगर इनको मानेगा तो राज्य लोक कल्याणकारी होगा, इसके सभी नागरिकों का कल्याण होगा। और राज्य का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों का जो है वो कल्याण हो। इसलिए अनुच्छेद 37 में ये बात कह दी गई है कि इनको न्यायालय में तो लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो इन बातों का ध्यान रखे कानून बनाते समय, और ये शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा यानी जनता की सुरक्षा व अभिवृद्धि, सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। मतलब जनता की सुरक्षा के लिए राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं करे ताकि लोक कल्याण की यानी लोगों के कल्याण की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो सके। जैसे आय की विषमता है उसको दूर करने का जो है वो प्रयास करे, सुविधाएं लोगों को दे, अवसरों की जो असमानताएं हैं उसको कम करने का प्रयास करे, बस सबको अवसर समान मिले समाज में भागीदारी के। जो उनके बीच में आय की बहुत बड़ी विषमता है कि एक से एक तो बहुत ज़्यादा गरीब है और एक बहुत ज़्यादा अमीर है, इन चीज़ों को थोड़ा दूर करने का प्रयास करे। राज्य मतलब हर व्यक्ति के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था करे कि इनकी आय की जो विषमताएं हैं वो दूर हो जाएं। आर्टिकल 39 क कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका की साधन जुटाएगा राज्य जो है वो सभी जितने भी राज्य के सभी नागरिक हैं उनके लिए रोजगार के साधन जुटाए, कि राज्य इस तरीके से व्यवस्था करे कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। देखो, रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल जो है जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले में उतने रोजगार जो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन जो है राज्य का ये कर्तव्य है, क्योंकि अगर रोजगार होगा और लोग अगर अपना काम में लगेंगे तो निश्चित रूप से राज्य का भी विकास होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। अब जब रोजगार के साधन नहीं होंगे तो लोग अगर बेरोजगार होंगे तो बेरोजगार होने के बाद वो बुरे रास्तों पे चलेंगे, चोरी करना, अन्य नशों की तरफ बढ़ना, ऐसी चीज़ों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, परिवार टूटने लग जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं होता है
उनके पास जो है अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, और व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते को अपना लेते हैं, और गलत रास्ता जो है वह हमेशा ही देश के विकास की वृद्धि में सबसे बड़ा बाधक बना है। तो अगर राज्य इस तरीके के प्रयास करे कि सभी लोगों को, चाहे कुटीर उद्योगों को इसमें बढ़ावा दे, या किसी न किसी तरीके की तकनीकी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करे, तो जैसे जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा वैसे वैसे जो है वो लोगों का विकास होगा। लोग जो हैं, जब रोज़गार मिलेगा तो ये जो बुरे करते हैं की तरफ लोगों का ध्यान हटेगा। लोग जो हैं वो अपने रोज़गार की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, तो जिससे जो है निश्चित रूप से राज्य का विकास होगा, राज्य में सुख शांति अमन चैन में बढ़ेगा। आगे है आर्टिकल 39 ख, भौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था। राज्य जो है वो जितने भी भौतिक साधन हैं उनके स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो जितने भी राज्य के भौतिक साधन हैं उनके स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार से करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो कल्याण हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सार्वजनिक लोग जितना भी इनको सार्वजनिक करे, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। इसलिए फैक्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, बड़े बड़े हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके स्वामित्व, उनके मालिकाना हक और उनके नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार से करे कि राज्य लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। आर्टिकल 39 है, इसमें देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए आप लोग देखते हैं कि बहुत सी जगह पे जो हैं, अब छोटी फैक्ट्रियाँ हैं या मजदूरी लेबर जो होती हैं, वहाँ क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों के साथ भेदभाव होता है कि जो काम महिला कर रही है वो पुरुष भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि पुरुष और महिला को जो मजदूरी दी जाती है ना, उसमें फ़र्क किया जाता है कि पुरुषों को अगर फॉर एग्जांपल किसी काम की लेबर, पुरुषों को 8 घंटे की लेबर 400 मिलती है तो महिलाओं को वो 200-250 रुपये दे देते हैं, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है, भाई महिला कम काम करती है या महिला से कम काम होता है, पुरुष ज़्यादा बलशाली होता है तो पुरुष ज़्यादा काम कर लेता है। लेकिन देखिए इसमें ये बात कही गई है कि राज्य ये जरूर व्यवस्था करे कि ऐसा भेदभाव ना हो महिला और पुरुष का। वे अगर वो कार्य एक समान कर रहे हैं ना, तो समान कार्य के लिए राज्य जो है वो समान वेतन दे, राज्य को समान वेतन देना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। जितने समय अगर दोनों बराबर समय में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे दोनों बराबर काम कर रहे हैं या 10-10 घंटे दोनों बराबर काम कर रहे हैं, तो दोनों को जो है वेतन बिल्कुल समान मिलना चाहिए। आगे देखिए आर्टिकल 40। देखो अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। देखिए ये बात है कि जितना ज़्यादा गाँवों का विकास होगा उतना ही देश का विकास होगा। गांव जो है वो, गाँवों का विकास देश के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गाँव के माध्यम से ही जितने गाँव डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट देश का होगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके लिए पंचायतों का ज़्यादा से ज़्यादा, ग्राम पंचायतों का विकास करने के लिए, गाँव का विकास करने के लिए, क्योंकि गांधी जी भी ये कहते थे कि उन गाँव को, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि जब ये सुदृढ़ होंगे, जब ये अपना काम बढ़िया करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ना वो देश के विकास में इनकी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए आर्टिकल 40 ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि ग्राम पंचायतों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना करे, गाँवों को मजबूत बनाए। गांव अगर मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भारत गाँवों का देश है, यहाँ ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती है। इससे गाँवों के विकास की बहुत ज़रूरत है और वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो सकता है। इसलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना और उनको सुदृढ़ करने के लिए राज्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 41 लोक सहायता, जनता की सहायता। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह लोक सहायता के लिए प्रयास करेगा, जैसे कि बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, विकलांगता। ऐसी स्थिति के अंदर हमें देखने में आता है कि देखो बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है, बुढ़ापे में जो पेंशन दी जा रही है, या बीमारी के टाइम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं दी जाती हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड को अलग से कोई सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। ये राज्य का जो है वो कर्तव्य है, क्योंकि इन लोगों की जो है ना व्यवस्था अगर राज्य करवाना, राज्य द्वारा राज्य इनकी अगर व्यवस्था करवाए बढ़िया,
तो इससे जो है इन लोगों की भी मदद हो पाएगी, क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं काम कर पा रहे हैं, या जिनका जो अब ऐसी अवस्था में है कि अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं। तो राज्य उनके लिए ऐसी व्यवस्था करे कि उनकी जो है जीवन या बुढ़ापा जो अंत समय है बड़ा आसानी से कट जाए। और अब हाँ, जैसे बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है हमारे यहाँ, उसी का एक उदाहरण है। बीमारी में भी बहुत से गरीब लोग हैं जो अपना जो है वो बीमारी में अपना इलाज नहीं करवा पाते, उनके पास पैसे नहीं होते। इसके लिए भी राज्य व्यवस्था करे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्री इलाज चलता है बिल्कुल निःशुल्क, ये इसी योजनाओं के अंतर्गत है। तो इस प्रकार राज्य जो है विकलांग व्यक्ति जो है वो, देखो सामान्य व्यक्ति नहीं है लेकिन वो विकलांग है, तो उसके लिए भी राज्य व्यवस्था करता है। नौकरियों में भी उसके लिए आरक्षण है, अन्य उसको भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। तो ये व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इनको सामान्य धारा में लाने के लिए कुछ न कुछ अतिरिक्त दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आर्टिकल 41 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक सहायता इन कंडीशंस में, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता आदि में लोक सहायता की व्यवस्था करे।